नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं एक अलग प्रकार का बल जो कई दफा हम ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए। जब भी आप कोई ग्रह का सेटिंग, उच्चत्व, नीच, ये सब विचार करते हैं तो ग्रह का डिपॉजिटर या कह सकते हैं उसका अमानती या उसका जिस जगह पर वो ग्रह बैठा है उस घर का मालिक, लैंडलॉर्ड, उसका अपने को जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो किसी राजयोग का या किसी भी बड़े योग का हमें एक्चुअल बेनिफिट मिलता है और प्लैनेट की दशाएं और ज्यादा फेवरेबल दिखाई देती हैं अगर प्लैनेट जो बैठा है बली होकर उसका डिपॉजिटर भी एक अतिरिक्त बल के साथ है, या डिपॉजिटर और सिटिंग प्लैनेट का कोई ना कोई धनात्मक संबंध बन जाता है। और उसको अगर हम थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हम फिर उसको नवमांश में भी विचार करते हैं कि नवमांश में उस ग्रह का डिपॉजिटर कौन है। और अगर गहनता देखना चाहते हैं तो फिर किस पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है और उस नक्षत्र स्वामी के डिपॉजिटर के साथ किस प्रकार का संबंध बनता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है कि कैसे डिपॉजिटर को भी अगले स्तर पर शामिल किया जा सकता है। मतलब हमने प्रथम दृष्टा देख लिया कुछ हमने कि अपने को कुछ अच्छे योग मिले या बुरे योग मिले, अब फिर उसके डिपॉजिटर पर दृष्टि डाली जाए। अगर डिपॉजिटर यानी जो ग्रह जहां बैठा है उस ग्रह के मालिक की स्थिति, माने उस पर्टिकुलर हाउस का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति बलवती है तो काफी हद तक अपने को बल मिल जाता है। इस बल को हालांकि हम अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह जानते भी हैं। तो जैसे कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी या कह सकते हैं उस प्लैनेट का डिपॉजिटर प्लैनेट वो अगर एक्सेल्ड कर जाता है तो अपने आप ही उसको नीच भंग करवा देता है। डिपॉजिटर का बल देखना या उसका कह सकते हैं अमानती का बल देखना जरूरी। अमानती यानी जो हम रखते हैं वस्तुएं, उन रखने के स्थान का मालिक कौन है। ठीक हो गया। तो अब इस एग्जाम्पल चार्ट के रूप में जो हमने जन्म कुंडली ली है या हमने जैसे मेष लग्न का हमने चार्ट लिया, काल पुरुष की कुंडली, और उसमें अलग अलग कई ग्रह में यहां बैठे दिखाई देते हैं। अब इसमें ज्यादातर हमें फोकस चतुर्थ भाव में लगाना है। इसका कारण आप लोगों को पता है, अभ्यास से आप जानते हैं कि जब भी देखते हैं चार्ट को तो सबसे पहले लग्नेश और चंद्रमा पर विचार करते हैं। उसी के इर्द गिर्द व्यक्ति का मन और बुद्धि रहती है। माने हम लग्नेश को कहीं ना कहीं सेरेब्रम या बुद्धि के साथ, शरीर के साथ जोड़ रहे हैं और चंद्रमा को हमारे मन के साथ जोड़ रहे हैं। तो अब हमने ये पाया कि मंगल चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है। वैसे ये दोनों मित्र हैं। चंद्रमा जो सूर्य या राजा का सेनापति है, और चंद्रमा को भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं फीमेल किंग, या वो भी एक राजा समान उसके पास उसका जो रैंक है वो राजा समान ही है, लेकिन वो फीमेलिक गुणों को या महिला गुणों को अग्रणी रूप से रखता है। और महिला में भी कौन सा महिला, ध्यान रखना है, राजा पिता समान होता है तो किसी राज्य की रानी मां समान मानी जाती है। तो जो मातृत्व भावना है, मां के प्रति हमारा रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो भी क्या लग्नेश और चंद्रमा साथ साथ बैठ गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और वो राजयोग भी बनता है क्योंकि वो प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ मिल जाता है। ठीक हो गया। अभी मित्रवत होकर बैठे हैं दोनों। अब यहां पर अगर हमारे कई दूसरे सूत्रों को भी इस पे लागू करें तो हम यहां एक ऐसी चीज पाएंगे
जो हमें सोचने, पुनः विचार करने पर विवश कर देगी कि भाई बहुत बढ़िया बैठे हैं, लेकिन फिर भी लग्नेश हमारा डेबिलिटेटेड माना जाता है, इस राशि में नीच का माना जाता है। तो क्या वो इस सैडनेस को मिटा पाएगा या सैड ही रहेगा? देखिए, अगर कोई प्लैनेट किसी चार्ट में इस प्रकार डेबिलिटेटेड है तो उसका अपने को सामना तो करना ही पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि जीवन के एक पक्ष में कुछ वर्षों तक या पूरे जीवन ही उसका सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम फिर नीच भंग का विचार करते हैं, और अगर नीच भंग भी बहुत अच्छे से हो जाता है, डिपॉजिटर की दृष्टि से भी हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि से भी हो जाए, तो अभी क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वो अमानतीय डिपॉजिटर को लेकर है, तो देख रहे हैं आप, चंद्रमा सैड दिखाई देता है प्रथम दृष्टा। अभी क्या है, कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा, यानी कर्क राशि का एक प्रकार से मंगल का डिपॉजिटर, वो चंद्रमा साथ ही आके बैठ गया। तो नीच होने के बाद भी इसने उसको नीचत्व से पूरी तरह मुक्त कर दिया। फिर तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि मंगल के उस प्रभाव को चंद्रमा ने पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब चंद्रमा की इस घर में सबसे ज्यादा चलती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, घर का मालिक है। तो जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, बुध है, इनका भी डिपॉजिटर के साथ संबंध बन जाता है और बढ़िया हो जाता है। हालांकि कई इसमें यह भी कह सकते हैं कि सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य और चंद्रमा का मिलन अमावस्या के नजदीक का भर्त कई मामले में लौकिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। माने वो व्यक्ति, अमावस्या यानी चंद्रमा एकदम क्षीण है, तो वो सांसारिक दृष्टि से हास्य विनोद जल्दी उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, या हास्य विनोद उसके जीवन में थोड़ा कठिनाई से मिलने वाला विषय बन जाता है। इतना ही है बस, ठीक हो गया। लेकिन हम अपनी अपनी जगह पर सभी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि कई जगह ऐसा है जहां पर चंद्रमा पूर्ण बली है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है, तो खिलखिलाकर हंसने का मन करता है, और घर में ऐसे लोगों की भी बहुत आवश्यकता है। लेकिन कई दफा हमारा सूर्य चंद्रमा बहुत नजदीक है, जिसको हम योग की भाषा में हठ योग बोलते हैं। हा यानी सूर्य और ठा यानी चंद्रमा, ठीक हो गया। तो सूर्य चंद्रमा का मिलन, जिसे योग की भाषा में हठ योग माना जाता है, इनका मिलन साधना की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से कुछ गंभीर प्रयोग करने के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो वो इस प्रकार के खिलखिलापन, बहुत ज्यादा हास्य विनोद तो शायद नहीं कर पाए, लेकिन जहां इस प्रकार कुंडलिनी जागरण जैसे गंभीर विषय हो, दर्शन शास्त्र की गंभीरता को और ज्यादा समझना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्णिमा का चार्ट ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन आप समझिए, कोई भी व्यक्ति जब संसार को सामने रखकर अपना चार्ट पढ़ता है या पढ़वाता है, उसका मुख्य रूप से तो यही प्रश्न रहता है कि भाई लोक व्यवहार संसार में उसका एक्सेप्टेंस बताइए। तो कहते हैं भाई पूर्णिमा, क्या कमाल का उसका इंटरैक्शन है, हमेशा ही उनका जो व्यवहार सबको प्रसन्न रखता है, और जल्दी वो परेशान नहीं होते हैं। परेशान माने हम उसको किस प्रकार कह सकते हैं, अगर जीवन में परेशानी है तभी भी वो खिलखिलाना जानते हैं। और जो सूर्य और चंद्रमा का मिलन लिए हुए हैं, वो उनका जीने का तरीका कुछ भिन्न प्रकार का है, क्योंकि चंद्रमा जो मन को का ग्रोथक है वो एकदम क्षीण है, तो वो उस बल का प्रयोग संसारिक दृष्टि से नहीं कर पाते हैं। माने बहुत ज्यादा हास्य विनोद में नहीं रह पाते, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कई मामलों को लेकर, उनके लिए ये थोड़ा कठिन जान पड़ता है। अब लेकिन जो डिपॉजिटर वाला कंसेप्ट, या हम उसको अमानती वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि सूर्य का जो
डिपॉजिटर, अमानती ग्रह है, वो चंद्रमा साथ में ही बैठा हुआ है, तो फिर यहां पर एक अतिरिक्त बल लग गया और इसने सूर्य के बल को और ज्यादा पुष्ट कर दिया। और फिर बुध, अब कई व्यूअर्स ऐसा भी कहते हैं कि चंद्रमा और बुध में तनातनी है। ध्यान रखिए, चंद्रमा स्वयं तो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं है, और चंद्रमा का विशेष प्रेम बुध के प्रति ज्यादा है। चंद्रमा के वो पुत्र माने जाते हैं बुध, तो अति मित्र रूप में देखा जाता है, तो ध्यान रखना है। और जब इस प्रकार ग्रह बैठे हो तो खाली चंद्रमा बुध इस प्रकार से नहीं देखना है, पहले हमें रैंक का भी अनुमान लगाना है कि जो रैंक है, जो हमारी हायरार्की बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ा रैंक तो सूर्य का ही है, और सूर्य की बुध बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बुध राजकुमार है, उनको बहुत प्रेम है सूर्य से, वो किसी प्रकार का कोई ऐसा अपने मन में अगर कोई ऐसी शत्रुता भी रखते हैं तो भी उसका पूरी तरह से त्याग कर देंगे। रैंक वाइज सूर्य है, फिर चंद्रमा है, मंगल है, तो ये राजा, फीमेल किंग, कमांडर साथ बैठे हैं, तो बुध अभी उसी रंग में रंग जाएंगे, तो यहां पर कोई ऐसा शत्रुता का विषय बनता नहीं। बुध का भी डिपॉजिटर कौन बन गया? चंद्रमा। और जब इस प्रकार के माहौल में वो बैठ जाएगा तो फिर यहां पर चंद्रमा और बुध के मिलन का निश्चित रूप से फायदा ही होगा। हम ये भी कह सकते हैं आत्मा, मन, बुद्धि, पराक्रम का संयोग, और इसी संयोग से जागरण हो जाता है। तो ये हमारे हृदय में है, ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी योगिक साधना में वो जानते हैं हृदय का कितना नजदीक संबंध है अष्टांग योग साधना से, या आत्म तत्व, तत्व ज्ञान। क्लियर हो गया? तो ये डिपॉजिटर का बल अपने को यहां साफ साफ दिखाई देता है। थोड़ा और अगर विचार करें, गुरु मकर राशि में दशम भाव में बैठे हुए। मकर राशि का जो कह सकते हैं कार्य करने की शैली है, वो कमांडर के लिए फेवरेट माना जाता है। मकर क्योंकि वो एक्सेल कर जाते हैं मंगल। अभी गुरु तो गुरु है, उनका तो जो काम करने का थोड़ा तरीका है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। सैड है, यहां थोड़े उदास होकर कार्य करते हैं, कार्य करेंगे, ये अपने को ध्यान रखें। कई लोगों का कहना है कि नीच का प्लैनेट है तो फल ही नहीं देगा, कार्य करेगा वो, लेकिन जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी जैसी एफिशिएंसी है, वो घट सकती है अगर कहीं उसका अपने को नीचत्व का भंग नहीं दिखाई देता है। लेकिन जिसको बोलते हैं ना, ट्रेंड से अलग हटकर ऐसा नया कार्य पेश किया जो सामान्यता नहीं होता है, वो कब होता है? जब कोई ग्रह नीच का होकर जबरदस्त नीच भंग करवा लेता है। गुरु वक्री है, सबसे पहले डिपॉजिटर वाले रूल से ही हम नीच भंग का विचार करते हैं। डिपॉजिटर यानी उसका जो अमानती ग्रह है, गुरु का किसकी राशि में बैठे हैं? मकर राशि। इसका स्वामी कौन है मकर राशि का? शनि। शनि एक्सेल्ड कर रहा है, शनि उच्च का है, बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। और भी उत्तर कालामृत जो ग्रंथ है उसने तो एकदम साफ शब्दों में लिखा है, हालांकि ऋषि पराशर ने भी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उत्तर कालामृत ने तो साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ग्रह नीच का होकर वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देता है। डिपॉजिटर वाले रूल से भी हम समझ रहे हैं गुरु का नीच भंग हो गया, क्योंकि इसका डिपॉजिटर शनि उच्च का है और नीच का होकर वक्री हो गया। तो जो ट्रेंड में नहीं स्वीकार किया जाता, जहां गुरु को सैड माना जाता है, वहां गुरु उच्च के समान फल देगा। बड़ा अजीब है कि प्रोफेशन में एक मेंटर गुरु, वो प्रोफेशन में
आने वाले वो ऑफिस में बैठकर अलग रिगार्ड पैदा करेंगे लोगों के सामने। वो ऑफिस में बैठे हैं वो, और जो सामान्य दृष्टि से ऑफिस के लिए नहीं बने वो अब बन गए हैं, क्योंकि नीचत्व भंग करवा लिया है डिपॉजिटर की दृष्टि से। और भी आप समझते हैं नियम जो आपने पढ़े हैं कि आमने सामने अगर देखते हैं, मंगल यहां उच्च के होते हैं, मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो हम इसको पूरी तरह से नलीफाई कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ग्रह नीच का बैठता है तो एक बार तो वो ट्रेलर दिखवाता ही है उस डेबिलिटेटेड पार्ट का, कि कुछ ऐसा है जो थोड़ा अनफिट महसूस होता है, लेकिन हम उस अनफिट से ही फिट हो जाते हैं। बड़ी अजीब बात है कि ट्रेंड में नहीं था ये, लेकिन आपने इसको कैसे समाज के लायक बना लिया। ये बल ज्यादातर हमें दिखाई देगा जब नीचभंग होता है, या विपरीत राजयोग में भी कुछ कुछ इस प्रकार की समानता देखी जा सकती है, क्योंकि वहां विपरीत परिस्थितियां एक बार तो देखनी पड़ती हैं, और ग्रह नीच का है तो भी हमें ट्रेलर। लेकिन अगर हम तुलना करें तो विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग में से नीचभंग राजयोग को ज्यादा तवज्जो निश्चित रूप से मिलती है। ठीक हो गया। और फिर इसमें हम शुक्र, अब यहां पर स्वयं अपना ही डिपॉजिटर स्वग्रही हो गया, बहुत बढ़िया बल मिल गया। राहु का डिपॉजिटर मंगल, ठीक हो गया। मंगल की स्थिति मैंने बताया, जैसे प्रथम दृष्टा वो नीच दिखाई देता है, लेकिन इसने भी अपना नीचत्व गुरु से भंग करवा लिया। ठीक हो गया। तो और डिपॉजिटर वाला सूत्र यहां लागू होता है। अब हम इसी बल को टटोलते हैं नवमांश में, और उसके बाद फिर हम नक्षत्रों पर भी विचार करेंगे। ठीक हो गया। तो अब नवमांश में आते, इसी सेम चार्ट का ये नवमांश चार्ट। तो सूर्य का डिपॉजिटर यहां पर दोबारा चंद्रमा आ जाता है। अगेन बहुत बड़ा बल अपने को मिल गया यहां। गुरु का डिपॉजिटर चंद्रमा आ जाता है, यहां भी गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध आ रहा है, गजकेसरी योग, यहां उच्च का गुरु, बहुत बढ़िया। और यहां पर एक चीज और हम कह सकते हैं कि जब भी कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट नवमांशा में उच्च का हो जाता है तो काफी हद तक ओवर रूल कर जाता है पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बल, कि भाई आपको ये फिलहाल इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मानना पड़ेगा। तो ये भी बल लेकर आ गया, और इसका डिपॉजिटर भी कौन है? चंद्रमा। मंगल का डिपॉजिटर भी अगेन कौन आ गया? चंद्रमा। तो इस चार्ट में काफी ज्यादा प्लैनेट का जो डिपॉजिटर प्लैनेट है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा स्वयं स्वग्रही हो गया। तो फिर राजयोगों का बल निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर का माना जा सकता है। ठीक हो गया। और नवमांशा में अगर हम जाते हैं तो चंद्रमा का डिपॉजिटर है शुक्र। ठीक हो गया। हालांकि नवमांश चार्ट में चंद्रमा पर शुक्र का कोई ऐसा दृष्टि संबंध नहीं बनता है, लेकिन शुक्र को 12वें भाव में ज्यादातर केसेस में अच्छा माना जाता है। हमें अच्छा खर्चे का यश, अब कई लोगों को लगता है खर्चे का भी यश होता है क्या? बिल्कुल होता है। शॉपिंग आज के समय पर, खासकर कलिकाल में, तो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट यश माना जा सकता है। भाई ये लोग बहुत बढ़िया से शॉपिंग करते हैं, और एक अतिरिक्त बल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र उस बल को रिप्रेजेंट करते हैं 12वें भाव में, और मित्र राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि का मतलब बुध का रोमांटिक फेज। तो काफी हद तक शुक्र को, हालांकि बुध की कन्या राशि पसंद नहीं है, लेकिन ये इसको स्वीकार है। और फिर शनि का भी डिपॉजिटर कौन है? अब यहां पर एक बात और विचार करना है कि 12वां भाव खाली शॉपिंग पार्ट नहीं है, ये गुरु आश्रम और डिपार्चर ऑफ सोल के लिए भी देखा जाता है। हालांकि हम सिर्फ इस चीज की पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा डिपार्चर ऑफ सोल है
अगर उसमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि ये कोई अहंकार का विषय है ही नहीं, हमारी आत्मा शरीर से मुक्त होना चाहती है, तो समर्पण ही एकमात्र तरीका है। और जो नीच के प्लैनेट हैं वो इस विषय में बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं, या कह सकते हैं उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, सर को झुकाकर चलना जानते हैं। और इस चीज के लिए हमें झुकना ही चाहिए। जहां हम अपने परमपिता को, अपने परमपिता के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक हो गया, जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन की जहां बात आती है, वहां एक प्रकार से एक्सेल्ड होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है कि भाई सर उठाकर, वहां तो थोड़ा सर झुका के चलना चाहिए। ठीक हो गया। आप ये भी आप पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन से संबंधित कई ऐसे महान पुरुष रहे जिनके कई ग्रह नीच के पाए गए, और उन नीच के ग्रहों के कारण ही उन्होंने भक्ति में एक समाज में भक्ति संबंध बहुत बड़ा बदलाव कर पाए। तो डेबिलिटेटेड प्लैनेट, स्पेशली 4, 8, 12 संबंध अगर आता है, बिकॉज मोक्ष हाउस माने जाते हैं, तो वो बुरा नहीं माना जा सकता है। और यहां पर भी ऐसे ही है, बुध जो है वो मीन राशि में बैठकर नीच के हो गए हैं नवम भाव में। तो भक्ति विषय को लेकर, भाग्य धर्म विषय को लेकर ये अपने आप को सदा हाथ जोड़कर ही, माने एक व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो उस ज्ञान को हमेशा कम ही बखान करता है, और किसी किसी को ज्ञान होता है कम लेकिन बखान होता है ज्यादा। तो जब इस प्रकार का संबंध आएगा तो ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है, बखान नहीं किया जाएगा या कम किया जाएगा, हमेशा ही अपने आप को उस स्तर से नीचे माना जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बुद्ध यहां डेबिलिटेटेड है, और इसके डिपॉजिटर पर विचार करें अगर हम, इसका डिपॉजिटर बन जाता है गुरु, जो एक्सेल्ड है, उच्च का है। तो यहां स्थिति काफी ज्यादा उसी और दिखाई देती है कि भाई हमने अपने ज्ञान को दूसरों के सामने ज्यादा प्रसारित करने से बचे, लेकिन इस कारण हमें कोई कमी मिली हो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचुरल कारक भी नवम भाव का होता है, और यहां तो नवमेश भी है, गुरु जो उच्च का है। ठीक हो गया। तो अब हम अगर थोड़ा सा विचार यहां थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाओ, डिपॉजिटर को हम नक्षत्र स्वामी के साथ भी जोड़ दें कि भाई सूर्य कर्क राशि में बैठा है, पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक हो गया। और पुनर्वसु नक्षत्र किसका है? गुरु का। अब सूर्य का गुरु के साथ संबंध आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये डिपॉजिटर दृष्टि से जो सूत्र बताते हैं वो और ज्यादा, माने अगर हम इसको जितना डीप लेकर जा रहे हैं उतना ही हमें धनात्मक परिणाम मिल रहे हैं। तो हम उन राजयोगों को प्रथम श्रेणी का या A++ मान सकते हैं। फिर हम आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, जिसका स्वामी बनता है नक्षत्र स्वामी शनि। अभी शनि का चंद्रमा से कोई संबंध बनता है क्या? तो शनि उच्च के हैं और दशम दृष्टि से वो चंद्रमा को देख रहे हैं। अपने नक्षत्र में बैठे प्लैनेट को, जो नक्षत्र डिपॉजिटर है, वो स्वयं दृष्टि बनाए हुए है। ये भी बहुत अच्छा संबंध माना जा सकता है। हालांकि कई ज्योतिषविद शनि की दृष्टि को चंद्रमा के ऊपर लेने से मना ही करते हैं, लेकिन जहां ये डिपॉजिटर वाला बात आता है, क्योंकि शनि खाली हमें इस प्रकार, शनि का माने क्या होता है? शनि का माने हम किसी विक्ट्री से पहले जो हमारी सीरियस तैयारी होती है, बहुत तैयार करते हैं, तो उसमें थोड़ा कष्ट भी होता है, अपने को बड़ी प्रिपरेशन करनी, हार्ड जो प्रिपरेशन है वो शनि है। तो यहां शनि ने उस धनात्मक रूप को ही बताया है। और अगर हम थोड़ा और देखेंगे तो मंगल और शनि में जो दृष्टि संबंध आता है वो हमें एक राजयोग देता है, क्योंकि मंगल यहां लग्नेश है और शनि यहां दशमेश है। लग्नेश और दशमेश का संबंध भी अच्छा माना जा रहा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, मंगल जो अस्त है सूर्य से,
मित्रवत होकर अस्त होने का दोष बहुत कम माना जाता है। मंगल कमांडर है, अपनी चीजों को ज्यादा नहीं बताएंगे, अपने जो पराक्रम है पराक्रम को गुप्त करके खड़े रहेंगे राजा के साथ। ठीक हो गया। जैसे मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, इनके अस्त होने का दोष बहुत कम माना जाता है। कोई शत्रुवत होकर अस्त होता है तो उसका दोष ज्यादा माना जाता है। इसको हम आज की दृष्टि से तो गुण मानते हैं, भाई ये व्यक्ति अपने पराक्रम को सोसाइटी में ज्यादा नहीं दिखाता है, पराक्रमी होने के बाद भी, तो वो हम समझ सकते हैं। इनका अभी पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी अगेन कौन आता है? गुरु, बृहस्पति। और गुरु और मंगल का भी दृष्टि संबंध बन जाता है, ये भी बहुत बढ़िया। फिर हम आते हैं बुध। बुध जो इस पर्टिकुलर चार्ट में आत्मकारक भी है, सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट भी है, जो हम जेमिनी पद्धति के अनुसार मानते हैं। बुध, और जो हमने नवमांशा में उसको नवम भाव में डेबिलिटेटेड भी पाया आत्मकारक ग्रह को, तो आप समझ सकते हैं ये भी साधना की दृष्टि से बहुत बढ़िया माना जा सकता है। ठीक हो गया। अब बुध जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, और आश्लेषा नक्षत्र में बैठकर नक्षत्र स्वामी बन जाता है बुध, यानी बुध अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी बुध को। ठीक हो गया। तो डिपॉजिटर की दृष्टि से ये प्लस प्लस हो गया। फिर आते हैं गुरु। गुरु जो वक्री होकर मकर राशि में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। श्रवण नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, तो गुरु और चंद्रमा का भी दृष्टि संबंध है, यानी अगेन डिपॉजिटर का नक्षत्र वाइज भी संबंध और प्रगाढ़, यानी स्टैंप, डबल स्टैंप और स्टैंप, हमें हर ऑफिस से अप्रूवल मिलता जा रहा है। अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से कोई किसी भी विषय के लिए बाधा खड़ी करने वाला नहीं है। फिर हम आते हैं शुक्र पर। शुक्र वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा उसका स्वामी बनता है। हालांकि हम प्रथम दृष्टा देखें अगर, तो हमें कोई ऐसा शुक्र संबंध, चंद्रमा संबंध नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम कर्क राशि की दृष्टियों पर विचार करें, कर्क राशि की दृष्टियां यानी जेमिनी पद्धति अनुसार जो चर राशियां हैं वो स्थिर राशियों पर दृष्टि डालती हैं, तो कर्क राशि की जो दृष्टि है वो वृषभ राशि पर है, और अपने से 11 होकर चंद्रमा से शुक्र बैठे हुए हैं। 11 माने लाभ स्थान, और शुक्र का जो नक्षत्र स्वामी है, यानी अगर उसके डिपॉजिटर की बात करें, चंद्रमा बारीक नजर बनाए हुए हैं अपने नक्षत्र पर, तो ये भी अच्छा माना जा सकता है। ठीक हो गया। तो हम इस बात को समझ सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे अगले प्लैनेट शनि। शनि वक्री है तुला राशि में। तुला राशि में जो पर्टिकुलर एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो डिग्री अनुसार विशाखा नक्षत्र में है, तीसरे पद में है वो। ठीक हो गया। और सॉरी, ये गति है, डिग्री नहीं है। ठीक हो गया। हमें ध्यान रखना है ये अंश है 27 डिग्री, ये उनकी गति है विशाखा नक्षत्र में, और नक्षत्र स्वामी बनता है गुरु, शनि का नक्षत्र स्वामी। अगर हम वैसे देखें तो कोई दृष्टि संबंध तो यहां नहीं दिखाई देता है, लेकिन गुरु जो हैं वो शनि की ही राशि में बैठे। एक प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई शनि जो है वो गुरु के पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठे और गुरु शनि की राशि में बैठे। तो ये संबंध बिल्कुल माना जा सकता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली दूर का संबंध बनता है। फिर आते हैं राहु, मेष राशि में बैठे हैं, भरणी नक्षत्र है, शुक्र नक्षत्र स्वामी है। ठीक हो गया। तो डिपॉजिटर जो बनता है नक्षत्र का वो शुक्र बनता है, अपने से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अपने पर्टिकुलर जो नक्षत्र की सिटिंग है, क्योंकि बली है शुक्र तो राहु का बल भी बढ़ाएंगे। डिपॉजिटर पर्टिकुलर नक्षत्र स्वामी का जो डिपॉजिटर है वो बली है,
तो उसका प्रभाव इस पर अच्छा दिखाई देता है। केतु तुला राशि में बैठे हुए हैं, 21 डिग्री 53 मिनट 2 सेकंड के हो गए विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी गुरु, वैसे डायरेक्ट संबंध नहीं दिखता है गुरु का केतु के साथ नहीं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि गुरु केतु का संबंध जो पारलौकिक दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। कुल मिला के हमने ये पाया कि अगर हम प्लैनेट के बल को डिपॉजिटर की दृष्टि से भी कंफर्म कर लें तो जो हमारे राजयोग या विपरीत राजयोग का बल है वो और उच्च श्रेणी का, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम इसको कैटेगरी 1 रखें, कैटेगरी 2 रखें, कैटेगरी 3 रखें। तो इस प्रकार भी हम धीरे धीरे डिपॉजिटर के बल को टटोलना सीखें, इनको अप्लाई करें और आगे भी हम डिपॉजिटर से संबंधित या अमानती ग्रह से संबंधित और चीजें डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे ताकि हम खुद की कुंडलियों पर ये लगा पाएं, उस अंतर को समझ पाएं, उस बल को दशाओं के साथ भी मिला के देख पाएं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।